नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में इंडिया दुनिया के टॉप कंट्रीज में शामिल है और इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन माना जाता है। किसी एक स्टेट की बाउंड्री के इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काफी लंबी खुली बाउंड्री होने की वजह से इंडिया से होती है। आजकल वेस्ट बंगाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया सेंटर बनकर उभर रहा है। इंडिया से वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स में 1/3 बच्चे होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा घिनौना अपराध क्यों किया जाता है और इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी और इलिटरेसी, डिमांड और सप्लाई का गैप, बॉन्डेड लेबर, फ्लैश ट्रेड, सोशल इनइक्वालिटी, रीजनल सेक्सुअल इम्बैलेंस, अमीर बनने की रातों रात ख्वाहिश, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी की जाती है बच्चों की ट्रैफिकिंग। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग और इंडिया में वेस्ट बंगाल के लोगों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच में लंबी खुली सीमा है। दोनों कंट्रीज की सीमा के एक बड़े हिस्से में चौकसी का कोई इंतजाम नहीं है और नो मैन्स लैंड के आखिरी सिरे तक दोनों कंट्रीज के लोग रहते हैं। यह कहा जाता है कि इंडिया से कैटल बांग्लादेश ले जाए जाते हैं और वहां से लड़कियां और औरतें इंडिया लाई जाती हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक पिछले एक डेकेड में बांग्लादेश से लगभग 5 लाख औरतें, लड़कियां और बच्चे इल्लीगल तरीके से इंडिया में लाए गए और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। यही वजह है कि वेस्ट बंगाल आज इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स बाजार बनकर उभर रहा है। देश भर के कोर्टों में फ्लैश ट्रेड करने वाली जो लड़कियां रिहा कराई गई हैं, उनमें से 10 लड़कियों में से 7 नॉर्थ और साउथ 24 परगना से लाई जाती हैं। इन लड़कियों में सबसे बड़ा डर पकड़े जाने का होता है, क्योंकि जब इन्हें रिहा कराकर घर वापस भेजा जाता है तो सोसाइटी में बदनामी से बचने के लिए घर वाले इन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए इन लड़कियों के दलाल अपने रहने का ठिकाना और मोबाइल के सिम कार्ड लगातार बदलते रहते हैं। बांग्लादेश के साथ लगा बेनापोल बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला रास्ता है। बांग्लादेशी लड़कियों को अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट, सैलरी और फैसिलिटीज के अलावा शादी और फिल्मों में काम करने का लालच देकर इंडिया लाया जाता है, जहां मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु इनके फेवरेट ठिकाने माने जाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रिपोर्ट की माने तो दोनों कंट्रीज के बीच वेस्ट बंगाल में 2217 किलोमीटर सीमा की निगरानी का जिम्मा बीएसएफ का है और उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी रहित सीमा पर कच्चे रास्तों और नदियों के रास्ते इस काम को अंजाम देने के लिए यूज किए जाते हैं। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि स्मगलिंग के जरिए रोहिंग्या महिलाओं को भी इंडिया में भेजा जा रहा है, जो ब्रॉथल्स और डांस बार में काम करती हैं। ये काम ऑर्गेनाइज गैंग करते हैं और महानगरों में इलीगल प्लेसमेंट एजेंसीज भी इनमें शामिल होती हैं, जो इन्हें घरेलू कामकाज के लिए इन लोगों को कामवाली की तरह लोगों के घर में रखवाते हैं। फोर्स्ड लेबर इंडिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, जिसमें मर्दों, औरतों और बच्चों को कर्ज बंधन पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिले ईंट भट्टों, चावल मिलों और कारखाने में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
बेहद गरीब परिवारों, दलितों, आदिवासियों, रिलीजियस माइनॉरिटीज और सोसाइटी से एक्सक्लूडेड फैमिलीज की औरतें और लड़कियों की स्मगलिंग के ज्यादातर मामले पाए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक कानूनी उपायों को और मजबूती प्रदान की गई है और ये संशोधित कानून 3 फरवरी 2013 से प्रभाव में आ चुका है। इंडियन पीनल कोड की धारा 370 के मुताबिक इस नए अधिनियम में आईपीसी की धारा 370 को 370 ए और 370 के स्थान पर रखा गया है। यह धारा कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की स्मगलिंग के अलावा किसी भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज, स्लेवरी और ह्यूमन ऑर्गन्स को जबरदस्ती निकाले जाने के मामले में हार्श पनिशमेंट देने का प्रोविजन रखता है। इंडिया की होम मिनिस्ट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि यूएनओडीसी के साथ काम कर रहा है। यूएनओडीसी साउथ एशिया डिवीजन लॉ एंड ऑर्डर और रिहैबिलिटेशन के पर्सपेक्टिव से एक स्पेशल ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्लेटफॉर्म शुरू करने की सोच रहा है। यूएनओडीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट में स्मगलिंग के 500 तरीके की पहचान की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23(1) के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना मना है और ये एक पनिशेबल क्राइम भी है। इसके साथ ही किसी आदमी को बगैर पैसे दिए काम करने के लिए मजबूर करना भी मना है। हालांकि ये आर्टिकल स्टेट को पब्लिक पर्पसेस के लिए आर्मी में मैंडेटरी रिक्रूटमेंट और कम्युनिटी सर्विस के साथ मैंडेटरी सर्विस लागू करने की इजाजत देता है। दोस्तों, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने trackthemissingchild.gov.in नाम की एक वेबसाइट बनाई है। म्यूचुअल डायलॉग स्टैब्लिश करने वाली ये वेबसाइट हर स्टेट में लापता बच्चों के बारे में जानकारी देती है। इस वेबसाइट के जरिए लापता बच्चों के नंबर, उनके गायब होने का वक्त और रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने क्राइम को रोकने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी औरतों और बच्चों की स्मगलिंग को रोकने के लिए सभी एफिलिएटेड मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। तेज जांच और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम का प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित करना जरूरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए ऐसे कदम उठाना जो औरतों और बच्चों की स्मगलिंग को खत्म कर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले हो, ऐसी चीजें होनी चाहिए। स्टेट्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और स्पेशल वर्कफोर्स को स्टैब्लिश कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम करना यह भी होना चाहिए। पुलिस और बाकी रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स को बेहतर तालमेल के साथ काम करना जिससे कि सूचना का बेहतर आदान प्रदान हो सके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, ये होना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर कंट्रीज इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इसे रोक पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से परेशान कंट्रीज और इसे रोकने के लिए इन कंट्रीज में किए जा रहे एफर्ट्स को ऑब्जर्व करके एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इंडिया को टियर 2 कैटेगरी में रखा गया, जिसका मतलब है कि इस क्राइम को रोकने के लिए काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन कामों का ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने देश में विक्टिम्स की पहचान करना, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और सजा दिलाना, पीड़ित औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल वर्क प्लान तैयार करना, रिहैबिलिटेशन और रोजगार के इंतजाम के लिए बजट में बढ़ोतरी आदि उपाय किए हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, या आप क्या सजेशन इस बारे में देना चाहते हैं? अगर आप इस बारे में हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आपको अगर हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक गंभीर और नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।